जाते जाते दिसंबर भीग ही गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई, मौसम भी सर्द हो गया। छुट्टियों में तो बच्चों के अब मजे आ जाएंगे। गुज़िश्ता रात से ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर महकमा मौसमियात ने तो पहले ही बता दिया था। सिंध के साहली इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई है। शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ीरी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान भी है। जब आज सुबह पहले कराची उठा होगा तो बहुत ही खुशगवार हैरत के साथ उठा होगा कि जहाँ पे हर जगह उसे हल्की कहीं तेज़ बारिश का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे में जो लोग घरों में होंगे आज वो तो एंजॉय करेंगे, लेकिन जो दफातर आए हैं वो किस तरह कड़कते सर्दी में आए हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन पहले जिक्र करते हैं सर्द मौसम में गर्म सियासत का। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं, और आ गए तो कहाँ जाएंगे, इस पर हुकूमत और अपोजिशन में एक नई बहस छिड़ गई है। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बरतानिया में नवाज शरीफ के वीज़ा की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। बरतानिया जल्द बेदखल कर देगा, इसलिए जो लोग नवाज शरीफ की वतन वापसी का शोशा छोड़ रहे हैं वो ये सुन लें, नवाज शरीफ पाकिस्तान आते ही जेल जाएंगे, क्योंकि इमरान खान गर्दन कटवा देंगे लेकिन NRO नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी खूब तबसरा किया कि मुस्लिम लीग नून तो पॉलिश के लिए खड़ी है लेकिन कोई बूट ही आगे नहीं कर रहा। ये भी कहा कि वतन वापसी के लिए डील का इंतजार करने वाले सियासी बौने ही रहेंगे। मगर साद रफीक तो तहरीक इंसाफ के राज सिंहासन डोलने की बात कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वालों ने तो रियासत की बुनियादें ही हिला दी हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कारकुनों का लहू गरमाते रहे हैं। कहते हैं बदला लेने का वक्त आ गया है, जुल्म की रात का खात्मा करीब है, किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से जिसने खिलवाड़ किया सबको कटहरे मिलाएंगे और सजा देंगे। दोनों का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी ट्रेलर चला है, आम इंतखाबात में कौम बनी गाला वालों को उठाकर समुद्र में फेंक देगी। एक बड़ी खबर ऐसे में लंदन से भी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिटायर्ड चीफ जज राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में न सिर्फ बयान हल्फी लिया बल्कि हल्फनामे पर दस्तखत भी किया। दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर रिपोर्ट में लिखा है कि बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स कॉफरी ने साबिक चीफ जज गिलगित बाल्तिस्तान को इशारतन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त कहा। रिपोर्ट के मुताबिक राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हल्फी लिया था और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की थी। इस सब पे हम बात करेंगे। लंदन से साफ़ी इरफान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। लंदन से बड़ी खबर ब्रेक की है आपने। नवाज शरीफ की मौजूदगी में साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी और दस्तखत, नून लीग इस खबर की तरदीद कर रही है। आपके पास क्या सबूत है खबर को दुरुस्त साबित करने के लिए? देखिए, नून लीग इसके बारे में जो मर्जी कहती रहे, मुझे भी खैर उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये उनका प्रेरोगेटिव है, इस्तेहकाक है ना जवाब दें। जिस दिन से राणा साहब लंदन आए थे, नून लीग अपने आप को दूर रख रही थी, कोई सोर्स कंफर्म नहीं कर रहा था ये मुलाकात की ना हुई। हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, हमारे हाथ सबूत लगे और जो सबूत हैं उनके मुताबिक मुलाकात हुई और कहाँ हुई वो डिटेल मैंने अपनी इस खबर के अंदर रख दी है। और ये मैं नहीं कह रहा, बाकायदा चार्ल्स गदरी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है और सबूतों में ये मौजूद है। तो ये भी मुमकिन था कि कोई दूसरा बंदा या तीसरा बंदा जिसका इस पूरे मसले से ताल्लुक नहीं है, तो शायद हम कहते कि ये बात इसमें अवहाम है, गलत है। लेकिन एविडेंसेस में जब चार्ल्स गदरी की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई सबूत मौजूद नहीं है। अच्छा, क्या राना शमीम के बयान हल्फी और दस्तखत के दौरान नवाज शरीफ खुद भी मौजूद थे, और इस हवाले से क्या सबूत है आपके पास, वीडियो, ऑडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट? देखिए, आई कैन ओनली कंफर्म एट दिस स्टेज के सबूत मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं। और हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो यहाँ से खबर को कवर करते हैं, पाकिस्तान में कवर करते हैं, यहाँ पर बगैर सबूत के खबर नहीं दी जाती। आपके पास सबूत होंगे तो खबर आती है ना। अब इनकी नौयत क्या है, तमाम लोग क्यूरियस हैं जानने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त है कि हम आपको ये बताएं कि इनकी नौयत क्या है, जिसमें आपने 3-4 ऑप्शन रखे हैं, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से दैट। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि सबूत मौजूद हैं। और जो पहला आपका सवाल था कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे,
आपने अगर खबर देखी हो तो उसमें 3 जगह चार्ल्स गदरी ने क्या कहा, मैं बड़ा मोहतात होकर, क्योंकि ये एविडेंस का मामला है और मैं बड़ी इमानतन, क्योंकि एविडेंस को लोगों तक पहुंचाना भी एक अमानत है, ताकि कहीं पर मेरी कोई अपनी इंटरप्रिटेशन हो और जो सवालात जिस तरह के मुझसे अब पूछे जा रहे हैं उसके मुताबिक कहीं मैं थोड़ा सा डिरेल ना हो जाऊं। तो मैं चाहूंगा कि ये मैं आपके सामने रख दूं। 3 चीजें 3 दफा ये कंफर्म किया गया। क्या कंफर्म किया गया? जब सवाल किया गया सबूतों के अंदर, दैट वाज व्हिच ऑफिस लाइक इन लंदन, कि वो कौन सा ऑफिस है, क्या वो लंदन में है? तो फिर गदरी साहब कहते हैं कि मार्बल आर्च। अच्छा, मार्बल आर्च। फिर पूछा गया कि ही वाज इन नवाज शरीफ ऑफिस, क्या वो नवाज शरीफ के ऑफिस में थे? दे वर लाइक क्वाइट कूजी व्हेन दे वर इन देयर, क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में थे? माहौल कैसा था? दोस्ताना था? जिस पर जवाब आता है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती। नोटरी वहां पर मौजूद है और नोटराइज करने के लिए वो जाता है और फिर वो ये भी कहता है कि जब इसे मैं गया तो जो मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद थे उनके रिएक्शन से मुझे तासुर मिला। ये शायद ये बहुत अहम चीज है जिससे नवाज शरीफ को फायदा पहुंचने वाला। तो ये हमें ख्याल रखना होगा इन एविडेंसेस का, क्या कौन रहा है और इन एविडेंसेस की बुनियाद पर स्टेटमेंट किसकी तरफ से आ रही है। देखिए, तस्वीर के बारे में आप कह सकते हैं कि जनाब ये डॉक्टर तस्वीर है, सॉफ्टवेयर मौजूद है, बाकी जितने भी आपने रेफरेंसेस इस्तेमाल किए उनके बारे में ये बात कही जा सकती है, लेकिन एविडेंसेस जो मेरे पास मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये स्टोरी की गई, ये इसे कोई रद्द नहीं करेगा। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं, लेकिन मैंने सबूतों की बुनियाद के ऊपर ये स्टोरी की और सबूतों के अलावा जर्नलिस्ट को स्टोरी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अगर हम इसे साबित ना कर पाए तो ये बहुत मसला हो जाएगा। और कोई ऐसी खबर सेंसेशन से हटकर, क्योंकि देयर इज अ न्यूज इन इट, और जिस दिन से राणा साहब यहाँ पर थे हम चाहते थे कि पता कराया जाए क्यों आए, किस तरह आए, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, पाकिस्तान के हर बंदा ये पूछना चाहता है कि ये लंदन से, अदालत ने भी पूछा, आप आम आदमी को तो छोड़ दें, ये सवाल अदालत ने भी पूछा कि लंदन ही क्यों। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी नीयत क्या थी कि आपने लंदन जाना चाहा, फिर सेफ में रखवा दिया गया। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर सवाल और फिर इसकी तहकीक करना, इन्वेस्टिगेट करना बनता था। बतौर सहाफी, एक इंडिपेंडेंट सहाफी, मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट ऑल द एविडेंसेस, जिसे किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी जाए मतलब इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा इरफान भाई, एक और चीज, स्टैनहोप पैलेस किसकी मिल्कियत है और हुसैन नवाज का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक बनता है? हसन नवाज, क्योंकि हसन नवाज स्टैनहोप हाउस बेसिकली दिस इज द प्लेस। आपको याद होगा नवाज शरीफ जब पाकिस्तान गए थे अपनी बेटी के साथ मरियम के, तो ये वही मकाम है जहां पर उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन भी की थी। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल रॉयटर्स और बाकी लोग भी वहां पे मौजूद थे। तो ये वही जगह है। स्टैनहोप हाउस कंपनीज हाउस के अंदर अगर आप जाकर देखें तो ये बाकायदा वन ऑफ द डायरेक्टर्स हसन नवाज इसके हैं, और फ्लैगशिप जो डेवलपमेंट्स हैं लिमिटेड, और ये 2016 के अंदर ऑफिस डिसॉल्व हो गया। जो पब्लिक रिकॉर्ड मौजूद है कंपनीज हाउस के अंदर, जो रिकॉर्ड मौजूद है, कोई भी सर्च कर सकता है। अगर आप अभी चाहें जाकर आप कंपनीज हाउस बरतानिया की एक वेबसाइट, वहां पे आप लिखें स्टैनहोप हाउस हसन नवाज का नाम लिखें और आपके पास ये इंफॉर्मेशन किसी के पास भी आ सकती है। लेकिन उसके बाद क्या, नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते के लिए यहाँ पर आए और उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो यहाँ से शुरू हो गई हैं। अगर आप इनके तमाम जितने भी वर्कर्स हैं, जो इनके कारकुन हैं, जो इनकी लंदन ऑफिस की टीम है, जो जर्नलिस्ट वहां पे जाते हैं, जो लोग इनसे मुलाकातें करते हैं, जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, वो यहीं पे मिलते हैं। तो इट हैज बीन अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट। क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं और जितनी तकरीरें और सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ यहाँ से करते हैं वो भी इसी ऑफिस के अंदर सेटअप है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक तस्वीर भी वायरल हुई थी अब्दुल्ला मुहिब की, वो भी यहाँ पर, इसके अलावा दूसरी मुलाकातें वो भी यहाँ पर। तो ये जो जिस जगह की वो बात कर रहे हैं, चार्ल्स गदरी ने मार्बल आर्च जो कहा, वहां पे एक ही ऑफिस है, इसके अलावा कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेसेस भी मौजूद हैं कंपनीज हाउस के अंदर। लेकिन मुलाकातों के लिए जो कंफर्म किया गया एविडेंसेस के अंदर,
वो मार्बल आर्च का जिक्र कर रहे हैं, और मार्बल आर्च जो बहुत ही एक्टिव रहता है ऑफिस, वो यही ऑफिस है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की अदालत आपको तलब करे तो पाकिस्तान आकर सबूत पेश करेंगे? देखिए, एविडेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस के बगैर तो कोई खबर नहीं होनी चाहिए। एविडेंस की बुनियाद के ऊपर खबर का बनना और खबर लोगों तक पहुंचाई जाती है। अगर इस एविडेंसेस को हमें किसी लेवल पर रिलीज करना पड़ा, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आई गिव अ मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर कि ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब इसके बहुत सारे फॉलोअप्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों के अंदर मजीद खबरें भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, इससे बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो और भी होंगी। दिस इज ऑल आई कैन से एट दिस पॉइंट, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, चार्ल्स गथरी ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि राना शमीम अकेले आए थे। अब अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी वहां कई लोग थे, क्या चार्ल्स गथरी अपना बयान बदल रहे हैं? देखिए, ये सवाल आप नहीं बल्कि काफी लोगों ने ये किया है। आई वुड रिलाई ऑन दी एविडेंस। मैं उस एविडेंस को उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं रखूंगा या कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो चार्ल्स गथरी ने कहा, हमें उस पर रिलाई करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली वे कि हम इस पूरे इवेंट को जो है वो रिपोर्ट करें। चार्ल्स गथरी ने 3 दफा अल्फाज जो इस्तेमाल किए, मैं आपके सुनने वालों के सामने रख देता हूँ। चार्ल्स गथरी कहते हैं कि व्हेन आस्क्ड इन द एविडेंस that office, which office here is like in London, Ghazi responded Marble Arch. In the evidence, Ghazi was further asked, he was in Nawaz Sharif's office. They were like quite cozy when they were in there. क्या वो बहुत ही दोस्ताना माहौल के अंदर मौजूद थे? वो कहाँ थे? किस ऑफिस में? नवाज शरीफ के ऑफिस में थे। तो आगे से नॉट रिपब्लिक का जवाब आता है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई दलील नहीं रह जाती, कोई बात नहीं रह जाती, कोई स्टेटमेंट नहीं रह जाती जो इसको डिफाई कर सके जो आपने सवाल पूछा। और फिर दूसरी तरफ ये चीजें कंफर्म कर रही हैं। आई डोंट वांट टू ऐड कोई दूसरा लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एविडेंस का मामला है। कल को हम उन अल्फाज के ऊपर सिर्फ इन्हिसार करेंगे जो अदा किए गए, जो कहे गए, उसके अलावा ज्यादा अल्फाज हम नहीं यूज कर सकते। और जो चार्ल्स गथरी ने कहा वो आपके सामने है। 3 दफा एविडेंस के अंदर कंफर्म किया गया चार्ल्स गथरी की तरफ से कि वहां पर कौन मौजूद था, और वो राना शमीम साहब का जो उन्होंने नाम लिया, वो किस माहौल में बैठे हुए थे। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एविडेंस की एक मेन आर्टरी है, और क्यों, जिसमें सवाल किया गया कि दैट इज वन ऑफ हिज मेट्स, कि ये उनके बहुत ही दोस्त हैं, खास दोस्त हैं। यू नो व्हाट आई मीन? आपको मालूम है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। व्हेन नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, I will make you the head judge of Pakistan, head judge in Pakistan. मैं तुम्हें जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मैं तुम्हें head judge पाकिस्तान में बनाऊंगा, that type of thing. इस तरह की कोई चीज थी। And if you have been the head judge, ruled over 10 to 15 years, और अगर आप head judge हो, 10 से 15 साल आपने हुकूमत की हो, so he was one of his friends. उसके एक दोस्तों में से एक है। ये स्टेटमेंट है सबूतों में जो चार्ल्स गथरी साहब कह रहे हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे एपिसोड के अंदर, उन्होंने कहा कि जो कमरे में लोग मौजूद थे उनके रिएक्शन से, यानी द पीपल अराउंड मी, उनके रिएक्शन से, रद्द-ए-अमल से, उनके चेहरों से कह लें, या जिस तरह वो कंसर्न शो कर रहे थे, ऐसा लगता था कि शायद कोई बहुत ही बड़ा इवेंट है या बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका फायदा नवाज शरीफ को होगा। तो मेरा ख्याल है कि वी शुड ओनली रिलाई ऑन द फैक्ट्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और फैक्ट्स क्लियरली बता रहे हैं कि कहाँ हुआ, राना शमीम साहब कहाँ थे, किस ऑफिस में किया गया, और अब ये ऑफिस जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं। अगर मार्बल आर्च, अगर आप इसको भी चेक कर लें, तो जो कंपनी हाउस का रिकॉर्ड है और बाकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेसेस हैं वो कौन से हैं जहां पर नवाज शरीफ साहब अपनी रेगुलर मीटिंग्स जो हैं वो रखते हैं और लोग जो उनसे मिलने आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। और जैसे कि आपने बताया, बड़ी तहलका-खेज़ ये इंकशाफात हैं, और ये जो रिपोर्ट है ये रिटायर्ड चीफ जज राना शमीम, उन्होंने नवाज शरीफ के दफ्तर में ना सिर्फ बयान हल्फी लिया बल्कि हल्फनामे पर दस्तखत भी किए।
वेलकम बैक। जिक्र करेंगे उस शख्सियत का जिसने कभी जाग पंजाब की तरह जाग सिंध जाग का नारा तो नहीं लगाया, जो कौमी वहादत की अलामत थी, मगर रावलपिंडी जैसे अहम तरीन शहर में उस निहत्ती औरत को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। मुकाम वही था जहां पहले वजीर आजम को कत्ल किया गया था। फ़र्क सिर्फ एक था, पहले वजीर आजम को लियाकत बाग के अंदर, जबकि खातून वजीर आजम को लियाकत बाग के बाहर कत्ल किया गया। मगर 14 बरस बीत चुके हैं, कातिल आज तक पकड़े नहीं जा सके। बीबी रानी बेनज़ीर भुट्टो का आज भी ये सवाल, उनकी रूह आज भी ये सवाल करती है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। ये वो सवाल हैं जो कई सालों से हमारे जहन में कर रहे हैं और इनका जवाब लेने की आज हमने कोशिश की है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जिनका बहुत करीबी ताल्लुक़ एहतजाज़ एहसन साहब। सर बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, फॉर नया दिन। बताइए, बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की इतनी बड़ी खातून लीडर और एहतजाज़ एहसन जिसने ज़िंदगी जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के नाम वक्फ कर दी, जिसे दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन अज़हान में शामिल किया गया, आपने मोहतरमा के साथ जो वक्त गुजारा कैसा पाया? बीबी में बहुत सलाहियतें थी, बहुत ही सलाहियतें, और इतनी सलाहियतें थी कि मैं समझता हूँ आज उनकी हमें बहुत ज़रूरत थी। वो कंसेंसस बिल्डर थी। सबसे पहले तो उनके लिए बड़ा नेचुरल था कि ये कोशिश करना कि आपस में कोई ऐसे मीटिंग पॉइंट 8-9 जमातों में भी आ जाए, बन जाए, जिस तरह उन्होंने MRD बना ली थी 1981 में, और वो एक लीड रोल उसमें भी उन्होंने प्ले किया था। फिर PDM बनी, कभी एक इत्तेहाद बना, दूसरा बना, हर मर्तबा इत्तेहाद को मंसूब तो और ज़्यादा उसका क्रेडिट तो दे दिया जाता था और किसी हद तक दुरुस्त उनका बहुत हाथ होता था नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को, मरहूम को। लेकिन जो बीबी शहीद ने जितना उसके लिए काम किया होता था, उतनी मेहनत और उतनी उस पे मगज मारी किसी ने की नहीं होती थी। और बीबी हर एक के, हर जमात के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब उनके पास होता था, उनको मिलाने की, तरगीब करने की, ताकि जमहूरियत बहाल हो और ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ का ख़ात्मा हो। और इसके लिए उन्होंने बहुत तगोदा की। एक तो ये सलाहियत थी, एक दूसरी उनमें मेहनत करने का इतना ज़्यादा उनमें तकाज़ा था और कर सकती थी, जो उनके लिए मेहनत करना, शेयर वर्क, हार्ड वर्क। एजाज साहब, कई आपकी पुरानी यादें, कई पुरानी तस्वीरें हैं बीबी साहिबा के साथ, जिससे हम ये डिबेट कर सकते हैं बहुत करीब रहे हैं आप उनके, लेकिन क्या वजह इन दिनों आप पार्टी में सरगर्म नजर नहीं आते? नहीं, मैं बिल्कुल सरगर्म हूँ और ये कोविड की वजह से आई एम नाउ 76 years old माशाल्लाह, और गोइंग ऑन टू 77। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा इस्तिस्ना मैंने लिया हुआ है कि जलसे और जुलूसों से ज़रा परहेज़ का। मुझे डॉक्टर्स ने भी ये कहा है, एक कंडीशन है जिसको पता नहीं कहते हैं कोविड की ज़बान में कोलैटरल कंडीशन, कि जो कि कोविड जिसको की वजह से ज़्यादा नुकसान कर सकता है इंसान का। तो मैं इसलिए हूँ, वरना मैं अगर मिसाल के तौर पे वो CEC की मीटिंग या कोई ऐसी मीटिंग जिसमें ज़रूरी समझा जाता हो, मैं समझूँ या चेयरमैन बिलावल या सदर जरदारी समझें, तो वो जूम पे हम मीटिंग्स कर लेते हैं और इस वजह से, वरना मेरी कोई इसमें से ये ना समझा जाए कि मेरा कोई पीपल्स पार्टी से खुदा न खास्ता कोई दूरी पैदा हो गई है ना कुछ। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की तरबियत वो करके गई हैं अपने बच्चों की, वो वक्त आने पे, और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन बिलावल का तो वक्त मेरे ख्याल में वो ऐसी बड़े ओहदे किसी को संभालने का वक्त आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ तो बिल्कुल ही
ये जो हुकूमत है पीटीआई की, ये तो इसने तो बहुत नुकसान ये पहुंचा दिया है कि अब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नरेबल ही नहीं रहा। 10 साल के लिए तो उनको मेरा ख्याल है हो सकते हैं, और जब सजा काट के निकले उसके बाद 10 साल के लिए, लेकिन ताहयात जो नायली है ये तो मुमकिन नहीं है। बाकी रहा वो कब आएंगे या क्या होगा, मेरे ख्याल में अगर उनको ये बता दिया जाए, कानून उनको उनके जो वकला है वो ये दुरुस्त तौर पे उनको तो बता दें कि आप कोई ना जमानत हो सकेगी, क्योंकि आपने 4 महीने की छुट्टी लेके, 4 हफ्ते की छुट्टी लेके या 8 हफ्ते की छुट्टी लेके आप 2 साल अदालत के बुलाने पर भी नहीं तशरीफ लाए, तो आपकी ज़मानत बहुत मुश्किल है। आपको 2-4 साल और शायद जेल काटनी पड़े, शायद ज़्यादा इससे, और फिर नाअहली भी उसके बाद बरकरार रहेगी। ये अगर उनको इल्म हो जाए कि ये कानून के मुताबिक और तकाजा ही होगा, तो मेरा नहीं ख्याल वो तशरीफ लाएंगे वापस। अच्छा एहसास साहब, ये बताएं बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है? बीबी की जो पीपल्स पार्टी थी वो उसमें और इसमें फ़र्क अगर समझो कोई था तो मैनेजमेंट का फ़र्क था। बीबी की मैनेजमेंट और किस्म की थी। बीबी का ताल्लुक और वास्ता हर वर्कर के साथ डायरेक्टली था, जो आसिफ साहब इस तरह कदर नहीं रख सके। वो ख़ास बिलखसूस जब वो सदर पाकिस्तान बन गए, उन्होंने वो सदर के ओहदे से ऑप्ट करके पीपल्स पार्टी को मुस्तहकम करने की कोशिश तो की, पर सदर का ओहदा फिर एक न्यूट्रल ओहदा होता है और वो इतना नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कड़ी निगाह और नज़र रही हमारी हुकूमत में। आसिफ जरदारी सदर पे भी वो मेमो गेट आपको याद है ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी अपॉइंटमेंट्स का कदिया ले आए। वो सुप्रीम कोर्ट में खासकर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें हमने ही बहाल करवाया था, पर वो बहुत सारे उन्होंने मखमसों में डाले रखा, तो पार्टी को इतनी अटेंशन नहीं दे सके आसिफ जरदारी साहब। पर बीबी ने बहुत, बीबी लंदन में बैठी होती थी, जिला वतन थी जब, या दुबई में बैठी होती थी, वहाँ से कोई अगर कोई छोटी सी खबर किसी मामले पे पढ़ लेती थी, और पाकिस्तानी प्रेस में, उस वक्त तो ये मीडिया नहीं होता था 24/7, अखबारी जंग या नवाए वक्त या दूसरे नेशन, ये अखबार जब आते थे लंदन में या दुबई में, उनके पास में छोटी सी खबर भी पढ़ लेती थी पेशावर की या नौशहरा की, तो शी न्यू एग्जैक्टली कि किस वर्कर से मैंने अभी बात करनी है, और वो कहती थी फौरन मिलाओ, दफ्तर फौरन मिलाओ, जो उस वक्त उनके करीब तर थे, और फौरन मिलाओ, और उससे बात करती थी, उससे हाल लेती थी, उससे पूछती थी, उस पर फिर अहकामात जारी करती थी। मुझे फ़ोन आ जाएगा मिसाल के तौर पे कि उस वर्कर का घर गिरा रहे हैं, प्लीज़ आप उसको स्टे लेने की उसके लिए कोशिश करें। तो ये उनका डायरेक्ट था, जो डायरेक्ट रिश्ता और राब्ता आसिफ जरदारी साहब नहीं कायम रख सके हर वर्कर के साथ, और वो इनका और रोल ही बदल गया, तब्दील हो गया जब ये सदर हो गए, तो उसकी वजह से इनको सियासत से कुछ अलहदा ज़रा गुरेज करना पड़ गया। और ख़ास कर जैसे मैंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन पे कड़ी निगाह इस पे रखी और ये फैसला ही दे दिया, उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला दे दिया कि सदर साहब ये नहीं कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो वो पार्टी से ज़रा एक खलीज आ गई। और बीबी के वक्त में तो पार्टी यूं थी उनकी हथेली पर जिस तरह लकीरें हैं, और वो हर एक को यूं देखकर और जानती थी क्या करना है और क्या होना है। अच्छा एजाज साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल ने पाकिस्तान की सियासत को एक नए रुख पे डाला। क्या आप अब की गई तहकीकात से मुतमईन हैं, और क्या इस वाक़े के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके हैं या कुछ अब भी पर्दे के पीछे? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि सारे किरदार बेनकाब हो गए हैं और कितनी ये लंबी या
गहरी साजिश और कहाँ तक इसके ताने बाने मिलते थे। पर एक दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, आप इसको देखें कि जब कारसाज 18 अक्टूबर 2007 को 18 अक्टूबर 2007 को बीबी का कराची में एक बीबी के जुलूस में धमाका हुआ, उस ट्रक पे मैं भी मौजूद था बीबी के साथ, और भी बहुत सारे हमारे साथी थे। उस वक्त जब धमाका हुआ तो उस धमाके के 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो जो जाए वकुआ थी जहाँ 180 शहीदों की लाशें पड़ी हुई थी, जस्दे खाकी पड़े हुए थे, 180 के करीब शहादतें हुई थी। वहाँ से 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर डेड बॉडीज भी उठा के, और वो जो होज होता है, पावर होज, फायर आग बुझाने वाले ट्रकों पे और उन पे होता है, टैंकर्स में, जो जितनी दूर, कोई 100 गज दूर बड़ी तेज धार के साथ वो पानी की इतनी खासी मोटी एक वेव भेजते हैं, पचकार भेजते हैं, वो पावर होजेस के साथ वो सारा साफ किया जा रहा है। बिल्कुल। अब यही नहीं, अब ये देखें कि जब 27 दिसंबर आज के रोज 2007 बीबी की शहादत हुई और 20-22 लोग उनके साथ शहीद हुए, और वो 22 लोग जो शहीद हुए उनकी भी लाशें इसी तरह बिखरी हुई थी। वहां से भी एकदम लाशें उठाई गई और 1.5 घंटे के अंदर उसको भी वॉश कर दिया गया। सबसे पहली कंसर्न थी, बजाय उसको कि आप बंद करके और पुलिस की टेप लगा के हर तरफ से लगा के और किसी को अंदर दाखिल ना होने दें, कहते थे कि जी लाशों पे वो तो सुबह उन्होंने चीलों ने आ जाना था। चीलों ने किस आ जाना था? पुलिस खड़ी हो डंडे लेके और चीले आ जाएं, ये तो नहीं। उसको साफ शीशे की तरह साफ किया गया। अब इसके के पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके पीछे जो हिकमत अमली बज़ाहिर नजर आती है वो जनरल परवेज मुशर्रफ की एक किताब थी, इन दी लाइन ऑफ फायर, उर्दू का जिसमें तर्जमा था पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान सब। उसके सफ़ा अंग्रेजी वाले एडिशन में, सफ़ा उर्दू का मुझे याद मालूम नहीं कौन सा पेज होगा, पर 248 एंड 249 पे परवेज मुशर्रफ साहब लिखते हैं कि उन पे सन 2003 यानी 4 साल पहले झंडा चीची के मकाम पर रावलपिंडी GHQ के सामने उन पे हमला हुआ था और वो बड़ा खूनी हमला था। 22 लोग शहीद हुए, सिपाही बहुत सारे थे और बहरहाल परवेज मुशर्रफ को अल्लाह ताला ने बचा के रखा, वो बच गए और उनकी गाड़ी बहुत ख़राब हुई, पर बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी और आप पहुंच गए वापस। अब आप अपनी किताब में 2003 के बारे में क्या लिखते हैं वो ज़रा पढ़ें और फिर इधर देखें। 2003 के बारे में वो बड़ी तारीफ करते हैं जनरल कियानी की, बहुत तारीफ, कहते हैं उन्होंने कमाल वो की इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। पहले तो उन्होंने उस दायरे में महफूज रखा हर चीज़ को, जैसे की तैसे पड़ी थी जो दायरा वकुए का था, और उसमें खून या लाशें सिर्फ उठाई गई दफनाने के लिए, बाकी उसको महफूज रखा और एक एक जर्रे को देखते गए बिल आखिर वो कहते हैं उनको एक चिप मिल गया टेलीफोन। वो चिप था जब हमने लगाया फोन में तो वो चल पड़ा और वो था सुइसाइड बॉम्बर का। 2 बॉम्ब अटैक हुए थे उस वक्त, एक सुइसाइड बॉम्बर का चिप उनको मिल गया और फोन पे लगा लिया। दुनिया भर में तफ्तीश के ये 100% खिलाफ है कि जाए वकुआ को आप एकदम धो दें, कभी धोते ही नहीं, 10-10, 20-20 दिन नहीं धोते। जो जाए वकुआ जिसका जिक्र जनरल मुशर्रफ ने किया जनरल कियानी के हवाले से, उसको कोई 8 दिन कोई ट्रैफिक नहीं चलने दी, कोई किसी को करीब नहीं आने दिया। सील वो खुद लिखते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब खुद लिखते हैं। अब उनको ये एहसास था कि ये किस तरह इसका
पता लगाया जा सकता है। जो कामयाबी का वो सेहरा जनरल कियानी पे 2003 के ब्लास्ट पे बैठाते हैं, वो कामयाबी कहीं 2007 में भी फिर ना हो जाए। एक शख्स को तो अंदाज़ा इसका था, या उनके साथ 2, 4, 5, 10 और होंगे जो उनके मोतमिद होंगे। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम कुछ नुक्ते आपने उठाए। वेलकम बैक। अब कुछ बात हो जाए स्पोर्ट्स की, तो पाकिस्तान के ग्राउंड्स में ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल होंगी। ड्रॉप इन पिच क्या होती है, ये किस तरह नस्ब की जाती है, हुज़ैफा खान से जानते हैं। मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर होगा कि ड्रॉप इन पिच कहते किसे हैं। सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर जॉन माले ने ड्रॉप इन पिच को मुतारिफ करवाया, जिसे 1970 में वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज नामी इवेंट के अंदर नस्ब किया गया। ड्रॉप इन पिच एक ऐसी पिच होती है जिसे ग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि बाहर तैयार किया जाता हो। सबसे पहले लोहे के एक फ्रेम के अंदर पिच बनाने वाला मटेरियल डाला जाता है, जिसके बाद घास उगने तक उस पिच को वहीं छोड़ दिया जाता है। जब 5-6 रोज बाद पिच तैयार हो जाती है तो किसी क्रेन या मशीन के जरिए उसे ग्राउंड के अंदर ले जाया जाता है। अब आपको हम ग्राउंड के अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि क्रेन के जरिए पिच को ग्राउंड के बाहर से अंदर लाया गया और अब इसको ज़मीन के अंदर फिक्स कर दिया गया है। ड्रॉप इन पिच उन ग्राउंड्स पे इस्तेमाल होती है जहां पे एक से ज़ायद गेम खेले जाते हों, यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी के मैचेस एक ही ग्राउंड में होते हों। इस वक्त मेलबर्न, क्राइस्टचर्च और दुनिया के मुतादिद क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर ड्रॉप इन पिच इस्तेमाल हो रही है, और रवा साल पाकिस्तान में भी कराची और लाहौर में ड्रॉप इन पिच लगाई जाएंगी, जिनमें डोमेस्टिक मैचेस और जूनियर PSL के मैचेस होंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। यौम जिना टूर्नामेंट इसका नाम दिया गया है और पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से इसका इनेकाद किया गया है। कराची का ये बहुत मशहूर ये हॉकी फील्ड है जहाँ पे ये मुकाबले हुए हैं, और क्या ही कहने, इस शहर के मुकाबले तो बहुत ही अच्छे हुए हैं। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन शिकस्त हुई है तो उन खौफ के बादलों की जो कराची शहर पे काफ़ी अरसे तक अपना साया किए हुए थे। और जीत हुई है तो मेरी, जीत हुई है तो आपकी, जीत हुई है तो कराची उरुसुल बलात की। क्या कुछ नहीं है आज यहाँ पे, लोग हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, ओलंपियंस हैं, और मेरे पीछे ये बैंड का चाको चौबंद दस्ता भी है। ये रोशनियां आप देख रहे हैं, ये रोशनियां शहर कराची की हैं, और ये रोशनियां अमन की और तरक्की की हैं। ये रोशनियां इस खेल के हैं जिसे हम अपना कौमी खेल कहते हैं, और आज इसका मेला सजा, और क्या खूब मेला सजा है। तो फिर आज का नया दिन कराची शहर की रोशनियों के नाम। एक तो ये कि हॉकी की प्रमोशन, इतना ज़बरदस्त कलरफुल इवेंट, और तीसरा ये कि कराची जैसे शहर में क्या कहेंगे पहले तो इवेंट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कराची एसोसिएशन की, और ख़ासकर उनके सेक्रेटरी हैदर हुसैन को, जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है। डे बाय डे बतदरीज इसमें तरक्की हो रही है, और ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटी होना, ताकि हॉकी को बिल्कुल आगे समझें, बिल्कुल बराए नाम रह गई पाकिस्तान में। एक हॉकी कल्चर था पूरा जो थे ना, और हॉकी नेशनल गेम था। उसमें होता था कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिलते थे, मेडिकल में मिलते थे, नौकरियाँ मिलती थी। कराची में कम से कम 20-22 डिपार्टमेंट थे हर स्टैंडर्ड के, यानी बिल्कुल एक क्लब के लड़कियों को भी जॉब मिल जाती थी। अब इंसेंटिव ख़त्म हो गया, ना कोई एडमिशन मिलते थे, तो पेरेंट्स कहते खिलाएँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? शुक्र है। यंग लग रहे हैं। अरे भाई, कैसा महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली कराची जैसे शहर में ना सिर्फ ये कि ये खेल का रिवाइवल है, बल्कि अमन का रिवाइवल है, पीस दोबारा वापस आ रहा है, तो सब कुछ मिल मिला के खेल के लिए भी, शहर कराची के लिए भी बड़ी पॉजिटिव ये चीज़ है। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि रेंजर्स ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और बड़ी अच्छे तरीके से किया है, और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। और मैं इफ्तिखार साहब का, DG साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी ली और इस टूर्नामेंट में
जो उन्होंने इनामात रखे हैं, ये हिस्ट्री में आज तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी ने नहीं रखे। और जीतने वाली को 6 लाख रुपए रखे हैं, हारने वाली के लिए 3 लाख। इस वक्त क्या नहीं हो रहा जो आपके पीरियड में, आपके एरा में हो रहा था कि हम फतूहात भी समेट रहे थे, मेडल्स भी हमारे आ रहे थे? डोमेस्टिक लेवल को बेहतर नहीं करेंगे, इंकरेजमेंट नहीं होगी, हॉकी तरक्की नहीं करेगी। और इनको दूसरी बात ये कि अंडर 16 की टीम बनाना चाहिए, अंडर 18 की बनाना चाहिए, ताकि उधर से टैलेंट निकले। जितनी ग्रास रूट पे ये मेहनत करेंगे, उतने ही टैलेंट ऊपर आएगा और पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी। नासिर भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। रियली मैं आपको बताऊं कि मैं ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, जो योम जिना आल कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट, इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूं। आप बिलीव करें कि मैंने ऐसे मैचेस बहुत कम देखे हैं, और आज आपने देखा होगा कि जो क्राउड आया है, ये एक गुड साइन है। तिनका हमें जोड़ना है। ये बच्चे आज हॉकी लेके ग्राउंड में दाखिल होंगे, कल यही हॉकी जो है वो यहाँ खेल रहे होंगे और परसों पाकिस्तान के लिए वो नाम कमा रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको बताऊं कि ये लास्ट विंटर जो कैंप लगा था यहाँ पर, लेकिन ये जो क्रेडिट है ये जाता है कराची हॉकी एसोसिएशन के हैदर हुसैन को, हनीफ भाई को, गुलफराज को, डॉक्टर माजिद है इनके साथ, उनको जाता है। 1500 बच्चा जो है वो आया था, उनके पेरेंट्स उनको लेकर आते थे, और बाकायदा जो है कराची हॉकी एसोसिएशन ने उनको किट भी दी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ एक बिल्कुल मेला लगा हुआ था, और वाकई आपकी बात ठीक है कि कल ही ये बच्चे जो हैं, लाजमी बात है कि कल ये पाकिस्तान के स्टार बनेंगे। काफ़ी अरसे से ये रौनकें जो थी नहीं थी, लेकिन इस तरह के इवेंट्स हैं, फैमिलीज आ रही, बच्चे आ रहे, 2 बच्चे हाथ में हॉकी लिए बैठे हुए पीछे, कितनी अच्छी बात है। शहर हमारा डिजर्व करता है। ये वो शहर था जिसको पूरा पाकिस्तान देखने आता था। क्या हॉकी, क्या नेशनल स्टेडियम, क्या कौन सा ऐसा खेल था जो यहाँ नहीं था। लेकिन अब अच्छा है अगर वापसी हम उस तरफ आ रहे हैं, और होना चाहिए। शहर का हक है कि जो पाकिस्तान को 70%, 69% रेवेन्यू देता है, उस शहर के लोगों का हक है, उनका राइट है कि उनके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वो कब तक ये टेंशन, डिप्रेशन, कभी दहशतगर्दी का शिकार रहा, 1 दिहाई तक ये शहर, 2 दिहाई, उसके बाद फिर अब बेरोजगारी का शिकार। तो ज़हनी डिप्रेशनों से निकालने के लिए मैं समझता हूँ नेमत है, और ये आज का इवेंट भी किसी कामयाबी से कम नहीं है। आप लोग जब तक नहीं आएंगे और आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक लोग भी इनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। बताएं कैसा महसूस हो रहा है? कौमी गेम को तो हमें वैसे भी सपोर्ट करना चाहिए, मैं हमेशा इसके फेवर में हूँ। बल्कि बहुत से ऐसे एक्टर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं आएँ और यहाँ पे सपोर्ट करें अपनी हॉकी को, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं इसकी बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान सिंध रेंजर्स को कि इतना अच्छा प्रोग्राम और अपने नेशनल गेम को प्रमोट कर रहे हैं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। और माशाल्लाह जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, यहीं से इनका आगाज़ करते गुफ्तगू का, शहर में अमन लौटाने से लेकर शहर के खेलों को दोबारा फ़रोग़ देने तक, क्या कहेंगे? देखिए, अमन के जो तकाज़े होते हैं वो ये होते हैं कि शहर के अंदर उसकी ज़िंदगी वापस आए, और खेल उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस वजह से ये अमन के वापस आने का जो अमल है, जो 2013-14 से शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता अभी अपने इख्तिताम तक पहुँच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ फिर इन एक्टिविटीज़ का नज़र आना बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोग एंजॉय करें, आएँ, मिलें जुलें, हल्ला गुल्ला करें, पता लगे कि शहर में वाकई वो रोशनियाँ वापस आ गई। तो उस हवाले से ये कोशिश है। सर, एक गोल्डन एरा था हमारा हॉकी का ऑब्वियसली, और अब हमने देखा कि बीच में बड़े मसले मसाइल आए, हम पोडियम तक नहीं पहुंच पा रहे, क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे। ऐसे में, क्योंकि आप स्पोर्ट्स लवर भी हैं माशाल्लाह से, ऐसे में एक स्पोर्ट्स लवर का दिल कितना दुखता है जब हमारा खासतौर पे नेशनल गेम इतना सफ़र करे। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह की कोशिश जारी रखेंगे और ग्रास रूट लेवल पे मौका देते रहेंगे लोगों को, और कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, मे बी इन फॉर्म ऑफ लीग्स और डिपार्टमेंट्स और व्हाटएवर, तो फिर शायद हमारे पास ऐसा मॉडल हो जिसमें हम आगे जाके दोबारा से अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकें। डीजी रेंजर्स सिंध इस वक्त यहाँ से, इस पुरअमन शहर से और रोशनियों के शहर से, कराची के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेगा? कराची के नौजवानों के लिए एक ही पैगाम है, कराची का पहिया चलता रहेगा, कराची बंद नहीं होगा, किसी को बंद करने नहीं देंगे। आप सिर्फ हौसला पकड़ें, पसीना बहाएं, खून हम देने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ
कराची की खुशियां वापस आई हैं, रंग वापस आए हैं, तो क्यों ना ऐसे में नारा लगाएं सब मिलके, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। यकीनन सर्दी है तो क्या करें, सर्दी में दुबक के बैठ जाएं। एक तो ना हम लोग सर्दियों को ट्रैवल करके एंजॉय करते हैं और ना ही सर्दियों को हम एक्सरसाइज करके एंजॉय करते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहाँ सर्दी, बंदा दुबक के कंबल में बैठा है तो वो एंजॉय कर ले, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और योगा तो मस्ट है, मौसम चाहे गर्म हो या सर्द हो। क्यों? क्योंकि सांस जिस्म के निज़ाम को चलाने में ही सारा किरदार अदा करती है और इंसानी जिस्म में अगर सांस ही ना जाए तो जिस्म बेकार और इंसान मुर्दा। लेकिन सांस लेने के मुख्तलिफ तरीक़े भी होते हैं। मसलन अगर घबराहट हो रही हो तो गहरी सांस लेनी चाहिए, क्योंकि गहरी सांस लेने से दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है तो घबराहट को कम करती है। और योगा में सांस लेने के 60 से ज़ायद तरीक़े सिखाए जाते हैं। फेफड़ों की सफाई और मजबूती के लिए सांस लेने का अलग ही अंदाज होता है। जिन जिन अफराद को कोरोना हुआ है उनको कई डॉक्टर्स ने ये मशवरा दिया है कि आप उल्टे लेट के और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपके लंग्स अफेक्ट हुए हैं। और पेट की वर्जिश के लिए अलग अंदाज से सांस ली जाती है। और इस सब पे हम बात करेंगे। हम तो प्यार से इन्हें योगी वजात कहते हैं। डॉक्टर वजात हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। सो मच। और आप हमेशा की तरह यंग एनर्जेटिक लग क्या रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लग क्या रहे हैं? तो सर मुझे ये बताएं, आज हमने स्पेशली आपको इनवाइट इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग सर्दियों में ये कहते हैं कि जी आराम करो, सुबह ना उठो, बाहर ना जाओ, क्योंकि सर्दी है, सर्दी सुबह जाओगे तो सर्दी लग जाएगी और नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ उनको हम खास फोकस करें, उन्हें बताएं कि इस वेदर में भी एक्सरसाइज की और योगा की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया मधु करने का। आपने खुद ही बड़ी अच्छी बात की है और उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ अपनी नाक़िस राय के हवाले से। देखिए, सर्दियाँ या कोई भी मौसम जो होता है, अल्लाह सुब्हान ताला ने हर मौसम को उसकी क्वालिटीज़ के साथ रखा है। इस मौसम में क्योंकि ठंड है और ठंड हमारे जिस्म पे जो इफ़ेक्ट करती है वो इंटरनल टेम्परेचर को लो कर रही होती है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि हमारी अग्नि, आग जो है जी, वो दरअ मध्यम हो रही होती है। अब उसको भड़काने की बात है ना कि उसको जैसी वो हो रही है चली जाए। तो सर्दियों में क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है हमारा और हमारे बॉडी के ऊपर उसका बड़ा गलत इफेक्ट आता है, इसीलिए तमाम वो अमराज जो दौरान खून के साथ जुड़े हुए हैं और तकरीबन सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनमें दर्द शुरू होता है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। अब उसको बेहतर करने के लिए तो आपको दौरान खून तेज़ करना है, एक्सरसाइज करनी है, मूवमेंट करनी है। बिल्कुल। और आप बैठ जाएं तो मैं एक बहुत खूबसूरत सी मिसाल दे सकता हूँ कि अगर बर्फानी इलाके में हादसाती तौर पे कोई आदमी रुक जाए, फंस जाए या खो जाए और बर्फ़ गिर रही हो और वो बेचारा कहीं नहीं जा सकता, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो ये क्या वो दुब के बैठ जाए और फिर वो हिफाजती जो टीम है उसको रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करे जब तक, तो वो मर जाएगा। बिल्कुल। उसको मूवमेंट रखनी है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा माउंटेन्स में रुके या फंस गए और वो एक्टिव रहे वहाँ पे, दौरान खून को उन्होंने सही रखा तो वो जीवित रहे, जिंदा रहे। हमें यही करना चाहिए। देखो बेटा, बात यह है कि सर्दियों में दो चीज़ें बड़े मज़े की लगती हैं, एक खाना और एक सोना। दोनों का मज़ा ही कुछ और है। और सो के दोबारा सोना, आहा, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। यानी उठे, थोड़ा सा उठे, बोले यार थोड़ा सा, और खाना खाते में थोड़ा सा खाना ज़्यादा। अरे ये मुझे पता नहीं क्यों अपना अपना सर लग रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी सर कंटिन्यू। नहीं दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कितना सोना और कितना खाना, इसको हमें देखना होगा। ज़ाहिर बात है, गहरी नींद आ रही है, मज़ा है, सन्नाटा है। लोग सर्दियों में वैसे भी गाड़ियाँ नहीं निकलती तो गलियों में सन्नाटे हो जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हमें ये देखना होगा, क्या ये मौसम हमें इसलिए मिला है कि हम घर में बैठ जाएं? नहीं। हम कितने नाशुक्रे हैं कि गर्मियों में इस मौसम का इंतज़ार करते हैं और इस मौसम में इसका शिकवा करते हैं। हाँ, अभी आपने कितनी खूबसूरत बात की थी कि कुछ दिन हो तो चले जाएं, अभी भी वक्त है, आप अभी जा सकते हैं। हाँ। कौन लोग हैं जो वहाँ चले जाते हैं? जिंदगी जिंदा दिली का भी नाम है और एक्टिविटी का नाम है। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो फिर जिंदा नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ये जैसे कि लोग जो है ना समझते हैं कि सर्दियों में पता नहीं कैसे बाहर जाया जाए, मैं भी ये समझता था, लेकिन कुछ दिनों कबल जब इत्तेफाक हुआ नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो वहाँ पे देखा मैंने सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे एक शख्स एक बड़े से बोल्डर पे बैठा हुआ
और उसने जो है वो आलती पालती मार के और वो एक उसने करके, इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि आप मतलब इससे खूबसूरत क्या होगा कि आप नेचर के बीच में मौजूद हैं, चारों तरफ जूनिपर के दरख्त हैं और सामने दरियाई गिलगित बह रहा है और आप ऊपर बैठ के और ये इसको एंजॉय करें। मतलब कि ये मैं सिर्फ बातों में ही आपको वहाँ पे ले गया। ठीक है, तो अच्छा अब मैं ये चाहूँगा कि सर थोड़ा सा हम इसको डेमोस्ट्रेट भी करें। जैसे सर्दियों में हमारी अक्सर ये मसले होते हैं, सुबह उठ रहे हैं तो फलां जो है वो अकड़ा हुआ है जोड़, यहाँ पे मसला हो रहा है, गलत हो जाते हैं। तो सर्दियों में उठते ही हम क्या ऐसा कर सकते हैं, कुछ योग पोजीशंस इस तरह की कि जो हम एक्टिव भी हो जाए? देखो, एक तो होती है मुकम्मल एक्सरसाइज, एक होती है स्ट्रेचिंग, तैयारी। तो सबसे पहले तो आपको तैयारी करनी चाहिए, थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लें। 3 बड़ी मुनासिब एक्सरसाइज हैं, साइड बेंडिंग है, अप एंड डाउन है और ट्विस्टिंग है। बड़ा सिंपल है। थोड़े शोल्डर को भी रोटेट कर लें, मज़ा आता है ऐसे बैठे बैठे, ज़रा अच्छा सा लगता है। पीछे और आगे ये तो तुम, हाँ ज़रा ये भी हो सकता है, एक से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और उस पर डांस भी हो सकता है। और डांस भी हो सकता है और जितने लोग बैठे हैं उनके हिसाब से हो सकता है। अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं तो बहुत ही हल्का हल्का करें, और अकेले होते ज़रा थोड़ा सा पास कर लें। उसके बाद एल्बो पे आ जाएं। आप कहीं भी किसी भी अंदाज से कर सकते हैं। आप रिस्ट को ज़रा घुमाइए, उनको खोलिए। अच्छा, जिन लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस है, उनके लिए तो बड़ा ही मसला हो जाता है, एक ठंडक और फिर जिस्म का। वैसे तो उनको तो वैसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। को सबसे ज़्यादा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। देखो, ऑस्ट्रो में तो अलग होगा, लेकिन जब रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा जो कि इम्यून सिस्टम का मामला है, ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें कोई इलाज तो है नहीं, उसमें एहतियात है। तो आपको क्या करना है, आपने पूरी उंगलियों को एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा इनको हिला लें। अच्छा, ये संडे के दिन वैसे भी सब लोग कर लें तो जोड़ों में जो आपके टॉक्सिन जमा हो रहे हैं वो वैसे ही निकल जाएंगे। तो थोड़ा उंगलियों को घुमा लें। ये कंप्यूटर वालों के लिए फ़ायदा होता है वैसे तो, कहते हैं ना ख़राब चीज़ों में भी कुछ निकल ही आता है फ़ायदा, तो ये वो है। लेकिन उसके बाद आपके 3 बुनियादी एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। गर्दन की एक्सरसाइज, सही, कमर की एक्सरसाइज और हिप जॉइंट की एक्सरसाइज, सही। मेरा जो क्लिनिक है ऑर्थोपेडिक, उसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे पास लोग आते हैं वो सर्वाइकल या फिर हिप के प्रॉब्लम के लोग आते हैं। सीनियर में नी और स्पाइन तो होता ही है। मैंने नोट किया है कि ये इनके बैठने के तरीके की वजह से होता है। गलत तरीके से हम बैठते हैं सर्दियों में, क्योंकि ज़्यादा टाइम, जैसे हमने अभी गुफ्तगू की, ज़्यादा दिल चाहता है लेटने का, बैठने का, तो बस जहाँ पे टेढ़े मेढ़े लेटे वहीं बैठ गए। कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा लेटना भी है तो कम से कम अपनी पोजीशन के ऊपर ध्यान दें। तो एक्सरसाइज जो आपने स्ट्रेचिंग की बात की वो लेटे लेटे भी हो सकती है। बिल्कुल। कैसे? लेटे लेटे पैर को हिलाते रहें, हाथ को हिलाते रहें, कुछ नहीं हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि अगर हम यहाँ आ सकें, मैं बिल्कुल, हाँ आपके तो अब जैसे फ़र्ज़ करें जी, मैं अब ये सुबह है और मैं उठ गया हूँ, मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है वो वार्म अप कर ली हैं, दिस एंड ऑल दैट। अब मुझे भागना है ऑफिस। मेरे पास है टोटल 15 मिनट। लोग ये समझते हैं कि 15 मिनट में है, लेकिन 15 मिनट का कोई कर लेना तो कार्डियो या फिर योगा, तो उसको लग पता जाएगा कि 5 मिनट भी जो है वो बड़े मुश्किल होते हैं। तो वजाद भाई, मुझे थोड़ा सा अगर इनिशियली सुबह उठने वालों के लिए कि जी क्या करें, कैसे करें, और नॉट ओनली मॉर्निंग लेकिन इवनिंग में भी, यानी टारगेट ये है कि हमारे पास है नीचे हमारे पास है 15 मिनट। 15 मिनट तो बहुत है। हाँ, 5 मिनट भी अगर मेरे साथ भी कोई कर ले, हाँ, तो गर्मा गर्म तो वैसे हो जाएगा। गर्म गर्म चाय का मजा उसको खुद आ सकता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले तो अपने आप को मुकम्मल तौर पे खड़ा करें। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा ढीले ढूले खड़े में, यू नो, सर्दी लग रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने आराम से अपने आप को खड़ा किया और कुछ नहीं किया, आपने एक हील को हल्का सा उठाएं, फिर दूसरी हील उठाते हैं। ये वार्म अप एक्सरसाइज है जो कि आराम से होती रहेगी। इसको आप खड़े खड़े वॉक भी कह सकते हैं। सही है। और आप और चाहें तो वाकई ये वॉक कर सकते हैं। अब ये जो सिंपल वॉक मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे किसी पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बाहर सर्दी है, हाँ, मैं कमरे में हूँ, कमरे में तो नहीं है, थोड़ी सी वेंटिलेशन हो रही है और मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और जनाब ये देखिए, मैं आराम से एम.ए. जिन्ना रोड पे निकल आए। ठीक है, और होते होते थोड़ी देर में सदर पहुंच जाएंगे। हल्के हल्के चल रहा हूँ, थोड़ा सा पानी है बीच में, लेकिन वहाँ से निकलता हुआ और नुमाइश से होता हुआ मैं ज़रा सोच रहा हूँ कि नुमाइश से होता हुआ लियाकताबाद की तरफ से निकल जाऊँ। मैं तो आपने देखा ना कि मैंने सिंपल एक्सरसाइज की है, इसमें कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ये ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेज हुआ मेरा। अब मैंने जो एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी नेक की एक्सरसाइज कर लेते हैं, हल्का सा स्ट्रेच कर लें, बहुत लाइट। ये ऑफिस जाने से पहले आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा आपने पीछे की तरफ गर्दन की, लेकिन हाथ लगा दिया ताकि नेक के ऊपर सर्वाइकल पे आपको प्रेशर आ जाए। यही आगे से करें। स्ट्रेच करना चाहें तो थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लें, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको करें।
ठीक है। शोल्डर को मैंने कहा था कि रोटेट कर लें। शोल्डर के बाद आप क्या करें कि अपने आप को इस तरह टर्न करें, ये दोनों हाथ यहाँ मिलाएं, ये सबसे और मुश्किल शोल्डर काम है। ब्लेड को पीछे की तरफ खींचें। ओके, ठीक है, ऐसा फ्रेश हो जाएंगे। ये अब ये जो बीच में शोल्डर ब्लेड मेरा आ रहा है ना, इसको मैंने स्ट्रेच किया, सही, शोल्डर ब्लेड मिलाने की कोशिश की और फिर छोड़ दिया, सही। अब मैं यहां से हल्का सा यहां से दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं कर क्या रहा हूं। ये सिंपल स्ट्रेच है, सिंपल, ठीक है। अब जब मैं टर्न हुआ तो मैं इसका बरक्स करूंगा। अब मैं इसको अपने आप को अंदर की तरफ मिलाने की कोशिश करूंगा। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए अपने आप को थोड़ा सा होल्ड भी कर लें। सही। इसके साथ साथ अब आपकी कमर की एक्सरसाइज है, तो इसमें तो योगा की बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है जो कि साइड बेंडिंग एक्सरसाइज है। इसको आप बहुत लाइट अंदाज में करें, गहरी सांस लेते हुए करें और सांस निकाल के आप थोड़ा रुक जाएं या हल्का सा स्ट्रेच कर दें। बहुत ज़्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये तो आप ऐसा है जैसे कि मशीन बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई हो और आप उसको एकदम चलाने की कोशिश करें तो ख़राब हो सकती है। ट्विस्टिंग मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि लोग ये समझ लें कि कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को घुमा सकते हैं इस तरह। बिल्कुल, ये आपके पूरे जो वर्टेब्रा हैं उनके लिए सर्वाइकल से लेके टेल बोन तक, इसमें थोरेसिक भी आ गया, लंबर भी आ गया, टेल बोन सिक्रम भी आ गया, सबका आ गया। ठीक है जी, आपने ये एक्सरसाइज कर ली। अब आए जो मैं आपसे कह रहा था कि हिप, हमारे जो अक्सर एक्सरसाइज हैं वो ये हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी इस एक्सरसाइज को करें। ये एकदम आपको ऐसा चाको चौबंद कर देंगी। और आप अगर माशाल्लाह जिस तरह आप इस वक्त सूट में हैं, आप इसमें भी हैं, तो जाने से पहले अभी इतनी देर में, जितनी देर में कि आप सोच रहे हैं कि मैं निकलूं कि ना निकलूं, इतनी देर में भी ये एक्सरसाइज कर, ये सब सारी हो गई। हाथों की एक्सरसाइज और इसी तरह पैर की थोड़ी सी एक्सरसाइज। इसके लिए आप किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, ये मजे की बात है, ये पैर की एक्सरसाइज है ना, ये आपको ऐसा फ्रेश कर रही है क्योंकि ये नेक की भी एक्सरसाइज है। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में एक बड़ा मजा आता है, जब हम यूं घुमा रहे होते हैं तो हमारा मुंह भी खुद ब खुद घूम रहा होता है, पता नहीं क्यों मजा आता है, ऐसा लगता है जब मुंह भी घूम रहा है। ये सिंपल एक्सरसाइज हुई। और एक एक्सरसाइज जो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपको करना है, तो गहरी सांस लें, यस, और हाथों को यहाँ रख के पीछे की तरफ जरूर चले जाएं। गहरी सांस लें और एक्सहेल करते हुए अब यहाँ पे चले जाएं। देखिए, जो रिवर्स स्ट्रेच है ये रिवर्स एजिंग है। ओह वाह। अगर आप डेली, अब मैं 60 प्लस का हो गया हूँ, ठीक है माशाल्लाह। कल भी मैंने डाला था कि जी एज इज जस्ट ए नंबर, तो बड़ा वो मुझे रिमार्क्स है कि जी ये आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो नंबर ही नंबर है। लोग तो कहते रहते हैं दवा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप बड़े खुश होंगे। ये कायाकल्पा कहते हैं इसको, जैसे कि कल्प, बिल्कुल जिंदगी को बदल देना। गहरी सांस लें और सांस निकालते हुए एक दफा ये स्ट्रेच कर लिया, फिर सांस लेके रुके, फिर दोबारा कर लिया। ये जो रिवर्स स्ट्रेच है, आप ये करें तो एक तो कमर के दर्द से बचे रहेंगे, बिल्कुल, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, एजिंग इफेक्ट आप पे नहीं आएंगे। और ये दिन भर में मैं 50 करता हूँ, 40 भी कोई कर ले दिन भर में मतलब 10 कभी कर लिए, 10 कर लिए, फिर 15 सुबह गए। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप किसी वक्त भी ऑफिस में कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ही टाइम है। तो अगर आप सरकारी नहीं हैं और आप वाकई काम करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा लंच से पहले कर लें। और जब आप वापस घर जा रहे हो तो जाएं ये करके, ताकि घर वालों के ऊपर ये बोझ ना डालें कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, आप फ्रेश हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ से निकलो गाड़ी चलाते हुए, धुआं खाते हुए ट्रैफिक का, और फिर रुकाते और ये सारी चीज़ करते करते तो आप घर पहुँच गए। अच्छा आजाद भाई, अब हमने ये सारी चीज़ें तो कर ली। नाउ लास्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम मेरे ख्याल से बैठ के भी कर लेते हैं। आ जाए, हाँ प्लीज़ आ जाए, तो हम बैठ के भी कर लेते हैं ना। एक तो चीज़ ये कि जी ये वो कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए, लेकिन कुछ उसमें से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड दैट इज़ ब्रीदिंग। वाह, सांस लेने में हम इतने इस कदर कंजूस हैं। कुछ तो हम कहते हैं ना कि हमें अल्लाह ताला ने बड़ी, पता नहीं क्यों हम जो है वो शुक्र नहीं करते नेमतों का, हम शिकवा करते हैं, देखो उसके पास ही हमारे पास ही नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको पानी दिया हुआ है, हम
उसको नहीं पीते, नाशुक्र हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये हवा दी हुई है, हम सांस नहीं लेते, उसमें शिकवा करते हैं। तो मैं चाहूँगा ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग है इसको आप ज़रूर जो है वो बताएं, बिकॉज जो लोग जिम भी करते हैं उनके लिए भी होता है कि जब तक आप इनहेल और एक्सेल नहीं करते तब तक आपका वो रैप भी अच्छा नहीं लग रहा, और उसमें आप उल्टा प्रेशर डाल रहे हैं अपने उस मसल ग्रुप पे भी और अपने दिमाग पे भी। तो और ब्रीदिंग तो योगा में तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। तो मुझे ज़रा इस हवाले से भी लोगों को बताएं। देखिए योगा में बहुत डिटेल है, लेकिन मैं उसको वेरी शॉर्ट बताता हूँ। ये जो 2 नोस्ट्रल हैं हमारे, इसमें राइट नोस्ट्रल जो है ये हॉट एयर के लिए माना जाता है, ये इसको हम सूर्या नाड़ी कहते हैं, और ये चंद्रा नाड़ी या कूल इफेक्ट के लिए होता है। तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर मेंटेन होता है उसके इक्विपमेंट ये हैं, इसीलिए कैविटी कभी इधर से उधर बंद होती रहती है। 7 से 5 मिनट के दरमियान कोई एक नोस्ट्रल खुला होता है, एक बंद होता है, खुला होता है, इससे आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है। योगी ने 60 से ज़्यादा ऐसे तरीके जानते हैं जिससे ब्रीदिंग ली जा सकती है। आप थॉट किसी को भेज सकते हैं, उसका ब्रेन को पढ़ सकते हैं। आप एक्सरसाइज अगर वज़न कम करना है तो सिर्फ ब्रीदिंग के ज़रिए कर सकते हैं, जिसमें कपाल भाती भी हमारी शामिल है। लेकिन जो लोग ज़्यादा एक्सेल करते हैं, याद रखिए वो ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। हमारा मसला है कि सांस तो लेना बहुत दूर की बात है, हम सांस निकालते भी पूरी नहीं हम तो ऐसे करके रह जाते हैं, ठीक है ना। और जाहिर बात है जिस माशरे में दूसरे की सांस रोकने की आदत पड़ जाए वहाँ अपनी आदत सांस लेने की कहाँ पड़ेगी, तो ये तो बड़ा मसला बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ और ये आपको बहुत मज़ा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में अब तक, क्योंकि मुझे साइनस रहता है लेकिन अब तक साइनस नहीं हुआ है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि नोस्ट्रल बिल्कुल खुले हुए हैं और मुझे कोई। तो आपने क्या किया कि कोई भी एक हाथ यहाँ रखा, इस तरह नोस्ट्रल बंद किया, पहले गहरी सांस ली और नोस्ट्रल को बंद करने के बाद दूसरे नोस्ट्रल से सांस को निकाल दिया, फिर सांस ली, इसको बंद किया और पहले से निकाल दिया। अब ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। इसको ज़रा थोड़ा सा, मैं उर्दू का एक लफ्ज़ है बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन मुझे मज़ा आता है, चुचलाइजेशन के साथ करता हूँ। चुचले होते हैं ना किसी चीज़ के, तो चुचलाइजेशन में कर लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये बड़ा मज़े का है। अगर आप दोनों विक्ट्री की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ लें, मुद्रा लगा लें, ठीक है। थंब से बंद किया, थंब से बंद किया, गहरी सांस ली और पेट फुलाया। अब इस दोनों नोस्ट्रल बंद किए थोड़ी सी देर, अब एक्सहेल करते हुए निकाल दिया, इनहेल किया, बंद किया और एक्सहेल कर दिया। अब ये जो हम ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, जिसको उर्दू में कहते हैं मुतबादिल तर्ज तनफ्फुस, मुतबादिल तर्ज तनफ्फुस, और ये मतलब ये तो मैंने कहा ना, ये तो तरीके तो बेहतर जिनको समझना है वो ये कर लें, हमारे वाले मुद्रे पे ना जाएं। एक ये किया करें, दूसरी कुछ भी समझना है तो गहरी सांस लेते हुए पेट को फुलाएं और सांस निकालते हुए पेट को अंदर कर दिया करें। ये बेहतरीन ब्रीदिंग है और ये अगर आप देखें तो बच्चा यही ब्रेथ लेता है। और इसमें कितना ही टाइम लग जाएगा आपका? कुछ भी नहीं। वजाद भाई थैंक यू सो मच, और इस स्वैग के साथ हम आपका शुक्रिया करेंगे कि ये सांस लेने में कितना आपको टाइम लगता है, कुछ भी नहीं। तो अगर आप जी रहे हैं तो ले लें सांस, और अपनी हेल्थ के लिए जो है वो थोड़ा सा फिक्र कर लें। दुनिया में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, एंड saxophone is one of them, and the player who is playing with it, it's absolutely beautiful. लेनी हमारे साथ मौजूद हैं। यानी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक तो आपका ये भी बड़ा एजाज़ है, मैं हमेशा ये जब प्ले होते हुए देखता था दुनिया में कहीं भी, तो मैं सोचता था कि यार हमारे यहाँ इसको कौन प्ले करता है, बट फाइनली आपसे मुलाकात हुई है। ये एयरपोर्ट वाली चीज़ तो है ही, बट द थिंग इज़ कि हमारे लिए एजाज़ की बात यह है कि लेनी जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले, आई गेस यू आर राइट नाउ अकेले हैं जो कि लिस्टेड हैं सैक्सोफोन प्लेयर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस दैट्स राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया फैसल। इट्स एन ऑनर टू बी हियर and being recognized by you all and these channels is great. So basically I'm the first Pakistani saxophonist who is globally recognized, and Wikipedia has listed me over all the saxophonists in Pakistan. तो ये बड़ी interesting बात है और बड़ी honor की बात है, और बड़ी satisfaction होती है कि as a nation I have contributed to my country.
अच्छा, बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी होती है। इससे पहले कि मैं आपसे मजीद इसके हवाले से भी जानूं, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा हम उस इंसिडेंट का जिक्र करें जो कि एयरपोर्ट पे हुआ। वो बड़ा क्यूट था, वो बड़ा ज़बरदस्त था, लोगों ने उसको बड़ा रिकग्नाइज़ किया, उसको बड़ा पसंद किया। वो क्या हुआ था मुझे बताएं, आप जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे, एंड वो एट दिस स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ या आपने सोचा था कि मैं इसी तरह का कुछ करता हूँ? सो बेसिकली किसी ने ये बात बोली कि इमोशंस एंड सिचुएशन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इट क्रिएट्स मैजिक। तो एंड यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और वही हुआ कि हमारा एक कॉन्सर्ट था लाहौर में, ठीक है, और यहाँ आई वुड लाइक टू मेंशन अ नेम स्पेशली, आमना औरंगजेब। यस, तो शी इज़ द वन हु इनवाइटेड अस ओवर आउट देयर। उसकी 50th बर्थडे थी, हमने बजाया और हम वापस आ रहे थे लाहौर से कराची। तो और हम लोग आए, हमने लैंड किया और बैगेज के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। हमने बोला यार, और इंस्ट्रूमेंट्स हमारे साथ थी और मौका अच्छा था, लोग भी थे, और कभी ऐसा मौका मिला नहीं हमें कभी कि यार और क्रिसमस का सीजन भी था, एवरीथिंग वाज नाइस। तो मैंने अपने गिटारिस्ट को बोला ऐसे यार व्हाई नॉट, लेट्स डू समथिंग, क्योंकि कभी हुआ नहीं है, पूरी दुनिया में होता है एयरपोर्ट्स, हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं है। सो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट निकाला और मैंने बजाना शुरू किया, और लोग जो थे कुछ सरप्राइज थे कि ये हो क्या रहा है, और कुछ ने एंजॉय किया। कुछ सोच रहे होंगे कि कोई कैंपेन तो नहीं है, इस तरह की कोई चीज। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप लोग परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे नहीं परफॉर्म नहीं कर रहे थे, रैंडम था, वेरी स्पॉन्टेनियसली मैंने निकाला, हमने बजाया, लोगों ने एंजॉय किया। We were trying to be happy. That's we were it. trying to live. Just celebrate, Yes. and just कि मुस्कुराहट डाले लोगों के चेहरे पे। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब अब सोसाइटी का हर सेगमेंट हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन अंकल आंटी आते हैं, बंद करो उसको, क्या कर रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अंकल थे, वो आए एंड ही स्टार्टेड डांसिंग। दैट वाज द बेस्ट थिंग। बजाना तो इट्स फाइन, लेकिन जब आपको आगे से आउटकम मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो जो अंकल आए, उन्होंने डांस किया, एंजॉय किया, इट वाज एपिक, अमेजिंग। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क के जी, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में म्यूज़िक जो है उससे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक म्यूजिशियन की जितनी मेहनत होती है ना, वो कभी कभी लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सैक्सोफोन जो है, व्हाई यू चूज दिस इंस्ट्रूमेंट ओनली, क्यों? बेसिकली आई बिलोंग टू अ कॉन्वेंट स्कूल, सेंट पॉल्स और सेंट पैट्रिक्स से मैं पढ़ा हूँ। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है, बाकी स्कूल्स में नहीं होता। दैट्स अ वेरी की फैक्टर। वैसे बाकी स्कूल में तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता। एक्चुअली आई एम अ म्यूजिक टीचर एज वेल। वहाँ सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपने ये फला कलर डे पे फला स्टिकर लेके आने और ये सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं होते, एंड म्यूजिक तो बाकी स्कूल्स में ख़त्म ही होता जा रहा है। बट यस, प्लीज़ कंटिन्यू। या सो बेसिकली आई एम ऑल्सो म्यूजिक टीचर। मैं 19 सालों से म्यूजिक स्कूल, मतलब म्यूजिक में स्कूल सिखा रहा हूँ, स्कूल में म्यूजिक सिखा रहा हूँ, सॉरी। सो बट नॉट द सैक्सोफोन, इट्स द कीबोर्ड और सिंगिंग जो है, ठीक है, नॉट द सैक्सोफोन। स्कूल बैंड नहीं है वहाँ पे, अगर स्कूल बैंड है भी तो ड्रम सिखा रहे हैं, कीबोर्ड सिखा रहे हैं, वोकल्स एंड गिटार। तो मैंने जो है वो ट्रेंड सेट किया है और कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि द फर्स्ट फीमेल सैक्सोफोनिस्ट ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ माई स्टूडेंट, लीना हबीब। एक वाहिद ही है वो पूरे पाकिस्तान में, तो उसको मैंने सिखाया है और मज़ीद और भी तैयार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सपोजर नहीं है। जैसे आपने बोला कि आई डिडंट नो एनीवन हु प्लेज दिस, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोग इसको पुश करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारे थ्रू बहुत सारे लोग जो सीखना चाहते हैं दे कॉन्टैक्ट मी, तो इट्स गुड, इट्स अ गुड फीलिंग। सो लेट्स एंड आवर सेगमेंट। और ऐसे नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, बिकॉज जो भी इंस्ट्रूमेंट देखता हूँ मुझे अंदर से ये हो जाता है कि सो व्हाई नॉट डू अ पीस, ओके, छोटा सा, एंड जो मेरा फेवरेट है दैट्स जुनैद एतबार, ओके, सो आई विल सिंग अ पार्ट, लेट्स डू इट अ बिट ट्रिकी, जैसे एतबार भी आ ही जाएगा एंड द नेक्स्ट लाइन आप करेंगे। ओके, but let me give you the scale first. Yes, please. ठीक है, क्योंकि this is also very tricky instrument. अच्छा, आप स्केल दे रहे हैं मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं आप जो स्केल देंगे मैं उस पे जा सकूँ ना जा सकूँ। हो जाएगा। Let's make it magical again. Okay, let's make it magical. मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो सही, एतबार
आ ही जाएगा। कराची की साहिली पट्टी बेशबहा खजानों से भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक खजाना है ये ग्रीन टर्टल, सी टर्टल की एक स्पीशी, एक किस्म। कई सालों से इस पे इतना काम नहीं हो रहा था और पिछले चंद माह से तो जो लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं वो इन मादा कछुओं के एग लेइंग में बहुत बड़ा रुकावट बन रहे थे। लेकिन अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कुछ काम करना शुरू किया है। ये काम किस हद तक बढ़ा है और वो लोग जो तंग करते हैं इन्हें, वो आखिर तंग कैसे करते हैं? कहीं वो लोग आप और मैं तो नहीं बन रहे? आज जानने की कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ। मैं हूं मौजूद ये नेस्टिंग एरिया, हैचिंग एरिया इसको कहते हैं, और यहाँ पे ये है कछुए के अंडे। अच्छा, अब बहुत सारी मिसकंसेप्शन थी इन अंडों के हवाले से। उसमें से एक ये भी थी कि बाज़ार में जो है वो इनको मुर्गी का अंडा कह के बेच देते थे, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। ये बिल्कुल भी मुर्गी के अंडे ऐसा नहीं है। और ये जिस तरह आप समझते हैं ना कि कछुआ कितना कोई उसका हार्ड शेल होता है तो अंडा भी उतना सख्त होता होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। टेबल टेनिस खेलिए आप लोगों ने, तो टेबल टेनिस की बॉल जितनी सॉफ्ट होती है उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, मैं इनको तो नहीं करूँगा, लेकिन उन बॉल्स को हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो अंदर दब जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी उसी तरीके से हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसी वजह से जहाँ पे मादा कछुए इनको देती हैं वहाँ से इन अंडों को यहाँ प्रिजर्वेशन सेंटर में यहाँ ले आया जाता है ताकि साहिल पे कोई जानवर और कोई परिंदा या फिर इंसान इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। ये बड़ा अहम मौजू है क्योंकि समंदर की बायोडाइवर्सिटी में जितना किरदार इन सी टर्टल्स का है उतना शायद किसी आबी जानवर का ना हो। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सिंध के और ये जो मरीन टर्टल इंचार्ज हैं अशफाक अली मोहम्मद साहब। अशफाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे एग लेइंग और ये वाले मामला मुझे बचपन का अच्छी तरीके से याद है, अच्छा 20 साल पहले, कि जब हम आते थे सैंड स्पिट होता था या इधर सफाई सुथराई भी बहुत होती थी और बाज़ाब्ता वहाँ पे जो शेल्स थे वो हमें नज़र आते थे। लेकिन अब इतनी कचरा, इतनी पोल्यूशन, ये तो हम समझते ही हैं, लेकिन ये कछुओं को, मादा कछुओं को एग लेइंग में प्रॉब्लम अब इन हर्ट्स की वजह से भी आ रही है। ये कैसे हुआ है? देखें, फ्रॉम अर्ली 80s जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो अगर उसका सिनारियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे हट की जो इस वक्त क्वांटिटी है वो ज़्यादा दिख रही है बनस्बत 80s के। उस टाइम इतने हट नहीं थे, तो लोग अगर आते भी थे तो ये इतना कचरा वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं होती थी क्योंकि लोगों को फैसिलिटी इतनी थी नहीं। अब दिन ब दिन नए हट बनते जा रहे हैं, पार्टी टाइम्स जो है ना वो हो रही हैं, नाइट पार्टीज़ हो रही हैं, वलीमास हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों का इंट्रोडक्शन जो है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से गार्बेज का रेशो भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सी टर्टल्स जैसे वो रात को एक टाइम बाहर आती हैं, जैसे मिनिममली स्टार्टिंग टाइम उनका होता है 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है उनका बाहर निकलना, वो समुंदर की चढ़ाई पे डिपेंड करता है। समुंदर जल्दी चढ़ जाता है तो उसमें से सी टर्टल्स बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो इन लाइट की वजह से या शोर की वजह से तो उनको जो ना एग लेइंग में प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा रिमेनिंग यहाँ पे जैसे कि दूसरे भी प्रीडेटर्स हैं या दूसरे जानवर हैं, जैसे सपोज टू भी कुत्ते हैं या दूसरों लोगों की जो ना यहाँ पे वॉक थ्रू है या यहाँ पे जो है ना रेसिंग्स वगैरह होती हैं, तो इस वजह से भी जो है ना रात को प्रॉब्लम होती है उनको एग लेइंग करने में। और आगे क्या करने जा रहे हैं ये बताएं। देखें, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड वर्किंग फॉर कंजर्वेशन फ्रॉम 1970s। अब तक अगर देखा जाए तो टोटल रिकॉर्ड सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये है कि हम 8,60,000 के करीब, यानी कि अब तो रेशो 8,62,000 हो गया क्योंकि 2000 इस साल भी हमने जो है ना वो सी ग्रीन टर्टल्स के बच्चे जो है ना हमने रिलीज़ किए हैं। तो सिंध वाइल्ड लाइफ 35 ईयर्स से जो काम कर रहा है उसमें जो रेशो रिलीजिंग का है तो 8,62,000 कोई कम नहीं है। उन्होंने काम किया है कंजर्वेशन के ऊपर, तभी ये रिज़ल्ट अभी सामने आया है। अभी इस वक्त राइटली इस रवां सीज़न में हमारे डिपार्टमेंट ने, यानी कि मेरी टीम ने, मेराइन टर्टल यूनिट की टीम ने 10,000 अंडे नेस्टिंग के लिए लगाए हुए हैं फॉर हैचिंग। उनमें से जैसे 2,000 बच्चे मैच्योर होकर बाहर निकले 45 to 60 डेज़ के टाइम पीरियड में, उनको हमने रिलीज़ किया। अभी आगे फ्यूचर के लिए ये है कि हम अपनी कुछ और वॉलंटियर्स को हायर करेंगे और हमने समरी भेजी हुई है ताकि हम अपना स्टाफ जो है ना हायर कर सकें
थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स, गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि वो जब यहाँ आ जाएंगे तो जहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं वहाँ जब 20 या 25 लोग काम करेंगे तो हमारा टारगेट 40 से 50 हज़ार, बल्कि हो सकता है 60 हज़ार के करीब नेस्टिंग का हो जाए। अच्छा, आज आपका प्रोग्राम भी है, कुछ टर्टल्स को रिलीज़ करना है, सही है? जी बिल्कुल, आज हमारे जो है ना हेचलिंग से जो हेचलिंग्स निकले हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ हमारे इंक्लोयर से, वो आज हम रिलीज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ मौजूद है तो हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात होगी कि समर टीम की जो है ना हमारे साथ है और आप अपने हाथों से रिलीज़ करेंगे। तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम सिर्फ साहिल समुंदर पानी में डूबने या गोते खाने नहीं जाते। अगर रात के टाइम वो लोग यहाँ आए, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वेलकम एवरीबॉडी विद अ फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से कुछ नहीं ले रहे हम। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी और एनी पेनी फ्रॉम देम, वी आर जस्ट इन्वाइटिंग देम। दे केम हियर, दे नो अबाउट द टर्टल्स। ये उनका असासा है, उनको पता चले। कल हमारे बच्चे आएंगे तो हम उनको क्या बताएंगे? वी जस्ट टेल देम द स्टोरीज कि आप यहाँ कभी टर्टल्स हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पहले यहाँ 3 स्पीशीज़ आया करती थी। एक हमारी स्पीशी ग्रीन टर्टल जो अभी आपने देखी, उनके हिचलिंग्स भी आपने देखे। ऑलिव रिडली जो आज से 10 साल से अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हमें रिसेंटली उसके कुछ डेड बॉडीज़ मिले हैं, यानी कि ट्रैक उनका है। लेकिन यहाँ पे जैसे नेस्टिंग हो रही है फिशिंग के लिए, या ये जो बोटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से वो हिट होते हैं और इंजर्ड होकर वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी इंजरी को सही करने के लिए हमारे पास एस मच कोई वसाइल नहीं है। लेकिन वी आर ट्राइंग फॉर बेस्ट। हमारे चीफ कंजर्वेटर, हमारे कंजर्वेटर जावेद अहमद महर साहब हैं, इज़ ट्राइंग गुड फॉर देम। सही है, तो हम ज़रा आगे चलते हैं। कुछ सर्दी है वैसे आजकल कराची में, इन लहरों में सर्दी में भी चलना जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं और अशफाक भाई भी हमारे साथ हैं। उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमने टर्टल्स को रिलीज़ करना है। और ये बहुत अच्छी बात की अशफाक भाई ने कि लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस देनी है कि आप यहाँ आएँ, ये समंदर भी आपका है, इसकी हिफाजत करें। और सिर्फ समंदर आपका नहीं, समंदर में मौजूद जो स्पीशीज़ हैं वो भी आपकी हैं। इट्स हाई टाइम कि हम ख़ुद को भी एजुकेट करें और अपने बच्चों को भी एजुकेट करवाएं। और जब यहाँ आएँ तो सिर्फ पार्टी ना करें, बल्कि हम इनका ख्याल भी रखें। चलें आगे चलते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हमारे लिए तो एक बड़ी खुशी की बात होती है कि हम जब इनको रिलीज़ करते हैं, वी फील कि जैसे कि किसी को ऐसा फील होता है ना कि कोई गुनाहगार हो, उसके गुनाह मिट रहे हों। वी आर वर्किंग लाइक दैट कि हम एक अच्छा सा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जब इनको रिलीज़ कर रहे हैं, हाउ यू आर फीलिंग नाउ? अच्छा, पता है क्या अशफाक भाई, ये जैसे कराची हाइट्स का समंदर से तो ताल्लुक़ रहता है, तो हमेशा से एक चीज़ थी कि यार, जैसे मैंने आपको बचपन का बताया, हम आते थे उधर तो पीछे हमें क्रैब्स बाज़ाब्ता नज़र आते थे, हमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ नज़र आती थी। और अब अगर आपको क्रैब्स देखने हैं तो आपको उरमाड़ा जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीशीज़ ख़त्म होती गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि हम पे जो है बतौर शहरी है, और हमें जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। बाहर ममालिक में लोग वॉलंटरीली ये काम करते हैं। बिल्कुल, आप वहाँ देखेंगे ना, जैसे ऑलिव रिडली इंडियन ओशन की तरफ आता है, आप देखें उन्होंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है, वहाँ से 1000 ऑफ ऑलिव रिडलीज जो है ना वो बाहर आते हैं, एक ही साथ एक नेस्टिंग करते हैं। वो जो सारा मामला है आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए ना तो कुछ अनोखी होती है। तो इस हवाले से मीडिया वो पावरफुल वेपन है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस, जैसे हम गली गली और किसी स्कूल में जाके कहीं जाके एक लेक्चर देंगे तो आपको बिलियंस ऑफ पीपल दे आर वाचिंग यू ऑन द टीवी, तो आपकी ये बात एडवांसली उन लोगों तक पहुँचेगी। एटलीस्ट दे मस्ट नो कि ये उनका असासा है। अच्छा, वैसे इसका इंटरनेशनल डे भी मनाते हैं कोई? बिल्कुल है। ओके, तो ये है वो आखिरी हैचलिंग जो कि मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ। चल भाई जा जहाँ तेरी। अरे यार, ये तो नाराज़ हो गया, ये तो बेचारा गिरेगी। ओके ओके, ये हमारी ये जो कोस्टल बेल्ट है, साहिली पट्टी है, लोगों के लिए सिर्फ सीवीओ और तफरी है। लेकिन अगर इसको बगौर देखा जाए, यहाँ से लेके गवादर तक ऐसी साहिली पट्टी, इतनी लंबी साहिली पट्टी आपको शायद ही किसी मुल्क में मिले। और ऐसे ऐसे ज्वेल्स यहाँ पे मौजूद हैं कि जिन्हें हमने अपनी पोल्यूशन और अब तो अपनी एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम नापैद करते जा रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ ख़ुद ये काम करें, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका हाथ बटाएं, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कायम रखने में अपना भी फ़र्ज़ अदा करें।
ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं, ये कोशिश है सर्वाइवल टूवर्ड्स लाइफ की। एंड देयर यू गो, अब ये भी जा चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़े बहुत वापस आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। अच्छा, अब अच्छी बात ये है कि ये तो बिल्कुल न्यू बॉन्ड्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 साल का भी एक ग्रीन टर्टल है कि जो यहाँ पे मौजूद है, और 1 साल का वो कैसे होता है। इट्स ब्यूटीफुल, शानदार, ज़बरदस्त, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, और इसके फ्लैप्स बड़े सॉफ्ट हैं। अच्छा, देखने में ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा हार्ड और ब्रिटल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका ये हेड एरिया भी बड़ा सॉफ्ट है और इसके ख़ास तौर पे जो फ्लैप्स हैं ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। यही देख के जो देखने वाले हैं, हमारी आपसे ये इल्तिजा है, इल्तमास है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो कचरा ना फेंकें, और ये जो शीशे होते हैं ना, कम से कम ये तोड़ के यहाँ पे ना फेंकें। क्यों? क्योंकि इनके ये फ्लैप्स बहुत नाजुक हैं, बहुत इनको नुकसान पहुँच सकता है। अब इनको रिलीज़ करेंगे लेकिन आज नहीं। क्यों? क्योंकि इनको फ्रेश वाटर में रखा था, अभी इनको आहिस्ता आहिस्ता आदी बना रहे हैं सी वाटर का। और जिस तरीके से ये बेताब हो रहा है ना, डोंट वरी ब्रो, आप 2 दिन में अंदर चले जाएंगे। इनको आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाएंगे। आज हमने कोशिश की कि हम आपको बता सकें कि सी टर्टल्स के लिए सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। कोशिश ये भी की बताने की कि मुझे और आपको क्या करना है। तो जब भी साहिलों पर आएँ, कचरा ना फेंकें। क्यों? उसकी जीती जाती मिसाल ये है, आपके फैलाए हुए कचरे से इनको बहुत तकलीफ़ होती है। चलें जी, आडियोस, बाय।